मेरा नाम रेहान है। मैं आपको अपने साथ हुए जुल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफी दिनों से मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया, हम सऊदी अरब काम करने के लिए चलते हैं। वैसे तो मैं बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन मुझे अपना गांव पसंद नहीं था। मैं अपने परिवार से दूर जाकर काम करना चाहता था, जहां मैं जाकर इतना पैसा कमा सकूं कि अपने घर के हालातों को सुधार सकूं। मेरे घर में मेरी विधवा माँ और एक छोटी बहन थी। मुझे उनकी बहुत परवाह रहती थी। एक न एक दिन मुझे अपनी बहन की भी शादी करनी थी। उसके इंतजाम के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे बस अपने घर के हालातों की हमेशा फिक्र रहती थी। अब मैं यही सोचता था कि मैं नौकरी के लिए बाहर दूसरे मुल्क निकल जाऊंगा। मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है। वहां मैंने तुम्हारा रिश्ता भी पक्का कर दिया है। मैंने माँ से कहा, माँ आपने बिना बताए ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरी शादी किसी से भी कैसे कर सकती हैं? माँ ने कहा, बेटा, नहीं, उस लड़की को तुम जानते हो। वह लड़की तुम्हारी दोस्त निदा है। उसके पिता कई बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, लेकिन तुम्हारी नौकरी की वजह से मैंने हर बार ही मना कर दिया। मैंने माँ से कहा, माँ जब तक मेरे पास नौकरी नहीं होगी, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी मुझे पहले अपनी बहन की शादी करनी है। उसके बाद ही मैं अपनी शादी पर ध्यान दूंगा। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी रिश्ता लगा देते हैं और मंगनी कर देते हैं। तुम जब बाहर जाकर सेटल हो जाओगे और तुम्हारा काम ठीक चलेगा, उसके बाद मैं तुम भाई बहन की शादी कर दूंगी। और तुम्हारी बहन तो वैसे भी अभी हाई स्कूल में है। अभी उसको इंटर पास करने में 2 साल लगेंगे। 12वीं करते ही मैं इसकी भी शादी कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं माँ की इस बात पर राजी हो गया। वैसे भी मुझे मेरी दोस्त बहुत पसंद थी। उसके परिवार से हमारे परिवार का काफी अच्छा ताल्लुक हो गया था। घर पर जैसी बात हो गई थी, हम लोगों का एक दूसरे के घर भी आना जाना काफी था। हम लोग आपस में सगे संबंधियों जैसे मिलते थे। निदा भी मुझे पसंद करती थी और मैं भी निदा को पसंद करता था, लेकिन कभी हमने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। निदा मेरे कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। तभी से ही वह मेरी बहुत पक्की दोस्त बन गई थी। निदा मेरी माँ को भी शुरू से ही पसंद थी और मैं भी निदा के परिवार को बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने कभी गलत कामों में खुद को शामिल नहीं किया था। जैसे आजकल के लड़के टपोरी टाइप के कपड़े पहनते हैं, धूम्रपान करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, बेवजह दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं। मेरी उनमें से कोई भी आदत नहीं थी। मैं एक शरीफ और सीधा इंसान था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी मंगनी निदा से हो गई, लेकिन अभी तक मेरे सऊदी अरब जाने का वीजा नहीं आया था। निदा और मैं एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। निदा के परिवार वालों को निदा की बहुत फिक्र थी। वह उसकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। मैं निदा से कहता था, तुम अपने माता पिता को समझाओ। मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं कर लेता। कुछ दिनों बाद ही मेरा वीजा आ जाएगा और मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा। वहां जाकर हमारे घर के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। निदा अपने माँ बाप को काफी समझाती थी, लेकिन यह सब बातें उनकी समझ से बाहर थीं। उन लोगों को न जाने किस बात की जल्दी थी। वह लोग चाहते थे कि मैं शादी करके ही यहां से जाऊं और निदा को भी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं अनजान मुल्क में निदा को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। एक दिन निदा के पिता को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम यह रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। निदा भी मेरे लिए बहुत रोई, लेकिन उन लोगों ने मंगनी तोड़ ही दी। निदा से मांगनी तोड़ने के बाद मैं बहुत टूट चुका था। मुझे पता चला कि मेरा वीजा आ गया है और मैं सऊदी अरब जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मैं हिंदुस्तान से सऊदी अरब चला गया। मैं सोच लिया था कि मैं जिंदगी भर यहां से कभी वहां से हिंदुस्तान वापस नहीं आऊंगा। अपना काम करूंगा और खूब कामयाब बन जाऊंगा। उसके बाद ही निदा के माता पिता को पता चलेगा कि उन्होंने किस हीरे को छोड़ दिया था। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला और उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला उनको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके घर वालों को कौन समझाता? सऊदी अरब आते ही मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन यहाँ आते ही मेरे साथ एक अजीब सा वाकया हुआ। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम किया करती थी। वह लड़की भी हिंदुस्तान की ही थी। उसकी एक दोस्त थी जो अक्सर ऑफिस में उससे मिलने आया करती थी। काफी देर तक वह ऑफिस में उससे बातें करती रहती थी। वह लड़की मुझे बहुत पसंद आई थी। पहली नजर में ही मैं उसको देखता रह गया था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसको देखकर अपना दिल हार बैठता। मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम सोफिया है। सोफिया निदा से कई हजार गुना खूबसूरत थी, और खूबसूरत भी इतनी कि जिस पर इंसान का दिल ही पिघल जाए। मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की से कहा कि अगर तुम मेरी इस लड़की से शादी करवा दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा।
तो वह मुझसे कहने लगी, ठीक है, मैं इसके परिवार में बात कर तुमको बता दूंगी। लेकिन उसने मुझे एक अजीब सा सवाल पूछा। कहने लगी, क्या तुम वाकई सोफिया से शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने बिना सोच समझे ही उससे कह दिया, हाँ क्यों नहीं, मुझे यह लड़की हर हालत में कबूल है। मेरी बात सुनकर वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि ठीक है, कल ही मैं तुम्हारी सोफिया और उसके परिवार वालों से बात करवाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर मेहनत करके काफी आगे चले जाओगे। तुम्हें तो पता है, खूबसूरत लड़की के लिए अमीर होना बहुत जरूरी है, और अगर तुम उस जैसी लड़की को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे हर शर्त मंजूर है, बस मुझे सोफिया से मिलवा दो, मैं आगे की सारी शर्तें पूरी कर दूंगा। वो मेरी बात से राजी हो गई और कहने लगी, मैं कल ही तुमको मिलवा देता हूँ। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा लड़की को हासिल करने जा रहा था। मैंने सोफिया से अगले ही दिन बातचीत की तो वह कहने लगी, उसने मुझे बताया कि वह भी हिंदुस्तान में ही रहती थी। उसके पिता यहाँ पर नौकरी करते हैं, इसीलिए उसका परिवार यहीं पर रहता है। फिर उसने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी, क्या तुम अपने परिवार वालों को इस शादी में शामिल नहीं करना चाहते? मैंने कहा, मेरी माँ है और वह बहुत सीधी और सुलझी हुई औरत है। मैं कहीं भी शादी करूं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको सच सच बता दिया कि मेरी एक मंगनी भी टूट चुकी है, और किस वजह से टूटी है। मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी। वो कहने लगी, शरीफ लड़कियां ऐसे ही दूसरे लड़कों का दिल तोड़ा करती हैं। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम इस बात को नहीं समझोगे, छोड़ो। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे दोस्ती की उम्मीद मत रखना। मेरे पिता को मेरा लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं है, और इसीलिए ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए पहले उनको बताना पड़ेगा। वह तो मेरे बिना कुछ कहे ही बात को शादी तक ले गई थी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। वह मुझसे शादी करने के लिए फौरन ही राजी हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मैंने कहा, नहीं, बस तुम मेरे साथ इस तरह से रहना जैसे दो प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मगर फिर उसने मुझसे कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम यह शर्त मान लोगे तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे तो फिर मुझसे शादी की उम्मीद मत करना। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। सोफिया ने मुझसे कहा कि मैं तुम पर हमेशा भरोसा करूंगी। आम पत्नियां जैसे अपने पतियों पर शक करती हैं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन बदले में मैं भी यही चाहती हूं कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो, और कभी तुम मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में और मेरे खाने पीने के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बस या और कोई बात है? उसने मुझसे कहा, नहीं, बस इतनी सी ही बात है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यह शर्त जरूर माननी पड़ेगी। मुझे तुमसे किसी भी तरह की दौलत या फिर किसी और चीज की उम्मीद नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे एक चीज की कमी है। मैंने कहा, किस चीज की? मेरा ऐसे पूछने वह कहीं खो सी गई थी। लगता था कि वह मुझे जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं उसकी मोहब्बत और उसकी खूबसूरती के जाल में इस तरह से फंस चुका था कि मुझे उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि यह जो सारी शर्तें मुझे मनवा रही है, उसका आगे चलकर ना जाने क्या नतीजा होगा। क्योंकि मर्द औरत को देखकर अपना सब कुछ भूल जाता है, तो मैं भी ऐसा ही था। मैंने सोफिया के आगे अपनी कोई शर्त नहीं रखी थी। मैंने बस हर बात उसी की मानी थी। कुछ ही दिनों में मैं सोफिया के माँ बाप से मिलने के लिए चला गया, लेकिन उन्हें देखकर मैं हैरान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था कि मैं क्या कमाता हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर शादी करना चाहते हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना, हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। धूमधाम से शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मुझे आपकी किसी बात से कोई परेशानी नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो जाएगा। इस बात से सोफिया भी खुश थी। उसने खुशी खुशी मुझसे शादी कर ली थी। ऐसे ही हम दोनों शादी के बंधन में बन गए थे। शादी की पहली रात सोफिया मुझसे शर्माने के बजाय मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी और कहने लगी कि रेहान, बस मुझे एक ही बात की इजाजत चाहिए। मैंने उसे अपने बड़े बुझे हुए दिल से कहा, कैसी इजाजत? क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़कर बैठे और मैं उसका घूंघट उठाऊं, फिर उसको मुंह दिखाई का तोहफा दूं। लेकिन सोफिया ने बात की पहल खुद ही कर दी थी। मैं समझ सकता था कि वह शर्मीली लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है।
हमारे देश की लड़कियों की तरह बेवजह शर्माने का नाटक उसमें था भी नहीं। तो मैं राजी हो गया। उसने मुझसे कहा कि आखिर बात यह है, रेहान, मुझे तुमसे हजारों उम्मीदें हैं। तुमसे सबसे पहले उम्मीद जो मैं करती हूँ वह यह है कि तुम कभी भी मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने से नहीं रोकेगा। मैंने उससे कहा, चली जाना। मैंने तुमसे कब मना किया कि मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर नहीं जाने दूंगा। वैसे भी यहाँ कौन सा तुम्हारे ससुराल वाले मौजूद हैं जो तुम्हें कहीं जाने से रोकेंगे। मैं तो तुम्हारा आशिक और तुम्हारा दीवाना हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें नाराज कर सकूं। मेरी बात पर सोफिया खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर कहने लगी कि अच्छा, तुम मेरी कपड़ों वाली अलमारी भी खोल कर नहीं देखोगे। तुम मुझसे वादा करो। मैंने कहा, ठीक है, नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपने कपड़े कहाँ पर रखूंगा। तभी सोफिया ने कहा कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका इंतजाम मैं खुद कर दूंगी। वह कहने लगी, मुझे अपनी अलमारी को ताला लगाने की आदत है। मैं हमेशा से अपनी अलमारी को बंद करके रखती हूँ ताकि कोई भी मेरी अलमारी में ना घुस सके। मैंने सोफिया से कहा, क्या तुम मुझे भी कोई में शामिल करती हो? यह सुनकर सोफिया हंसने लगी और कहने लगी कि अभी हमारी शादी नई नई हुई है। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम भी मुझे ज्यादा नहीं जानते, इसीलिए बात की बात अलग है। लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी अलमारी को ताला लगाकर रखूंगी और तुम मुझसे ताले की चाबी कभी भी नहीं मांगोगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मैं नहीं मांगूंगा। वह भी मेरी जल्दबाजी में की गई बातों को समझ गई थी। उसने मुझसे ज्यादा बहस तो नहीं की, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान और उलझी हुई लग रही थी और घबराते हुए वह मुझे बार बार अजीब तरीके के सवाल किए जा रही थी और मैं हर बार ही उसके सवालों को नजरअंदाज कर देता था। मैंने एक लम्हे के लिए भी उस पर शक नहीं किया था। शादी के दूसरे ही दिन शाम के 6 बजे सोफिया ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और कहने लगी, रेहान, तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आओ और मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। मेरा अपनी माँ के घर जाने का बहुत मन कर रहा है। और कहने लगी कि आज तो मुझे जरूर जाना है। मैंने कहा, क्यों, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? यहाँ आते ही तुम्हें अपनी माँ याद आने लग गई है। मैंने उससे परेशान होकर पूछा, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? वह मुझसे कहने लगी, मुझे मोहब्बत तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं है। लेकिन तुम यह भी तो सोचो, मैं एक दिन में ही अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन अब तो तुम मेरी माँ के घर छोड़ आओ ना। मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है। सोफिया गाड़ी में बैठ गई। उसके हाथ में एक थैला भी था। मैंने उससे पूछा, इस बैग में क्या है? तो वह कहने लगी कि इसमें मेरी माँ के कुछ कपड़े हैं, मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन माँ के घर उतरने से पहले ही सोफिया ने मुझे घर से थोड़ी सी दूरी पर ही उतरने को कहा और कहने लगी, माँ के कपड़े मुझे दर्जी को सिलाई पर देने हैं। मैं यहाँ से माँ के कपड़े दर्जी को सिलाई पर देने के बाद यहीं से ही माँ के घर चली जाऊंगी। यहाँ से माँ का घर काफी करीब है और तुम्हें भी देर हो रही होगी। तुम वापस घर चले जाओ, मैं यहाँ से अकेली घर चली जाऊंगी। मैं यह बात सुनकर चुप हो गया था। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद वह मुझे तकलीफ में नहीं डालना चाहती। अच्छी बात है। वो चुपचाप वहां से उतर गई। मैंने उसको काफी देर तक देखा, फिर वह मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं घर आया तो मैंने सोचा कि सोफिया के कमरे की अच्छे से तलाशी लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी अलमारी को खोलने की कोशिश की, मैंने देखा कि उसमें तो ताला लगा हुआ था। मैं हैरान रह गया कि सोफिया को एक ही दिन में मुझसे ऐसा क्या छुपाना पड़ गया कि वह इस तरह से अपनी अलमारी को ताला लगाकर चली गई है। क्या उसे अपने पति पर इतना भी भरोसा नहीं है? फिर मैं यह देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गया कि वह जो अपने कपड़े लेकर आई थी, मैंने उसके बैग को उठाया, उसको खोलने की कोशिश की तो देखा कि उसमें भी ताला लगा हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद भी मैं उसके कपड़ों वाले बैग को नहीं खोल सका। हालांकि वह बैग बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन सोफिया की हर चीज पर ताला लगा हुआ था। मैं तसल्ली से बैठ गया और सोफिया के आने का इंतजार करने लगा कि जब सोफिया आएगी तो मैं उससे इन सारी चीजों को खुलवा कर देखूंगा। आखिर इनमें ऐसी भी क्या चीज है? उसने इनमें ऐसा क्या छुपा रखा है? रात के 8 बजते ही सोफिया का फोन आ गया। वह मुझसे कहने लगी, मैं घर आ रही हूं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर आ सकती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वह कहने लगी, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने गाड़ी बुक की है जो मुझे घर के बाहर छोड़ देगी। रात के तकरीबन 12 बजे तक सोफिया घर आई। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गया था कि वह इतनी रात को अकेली गाड़ी में कैसे आई होगी। जब उसने मुझसे बात की थी, उसके बाद मैंने उसको काफी फोन किए, उसने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी।
और सीधा घर आ गई। मैं उसे देखकर परेशान भी हुआ था, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि उसके पास वह बैग अभी तक मौजूद था, जो वह अपनी माँ के कपड़ों का बता रही थी। मतलब वह बैग अभी तक उसके हाथ में मौजूद था। मैंने सोफिया से उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। वह सीधा कमरे में चली आई और जल्दी से अपनी अलमारी खोलकर वह बैग अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने उससे पूछा, यह क्या है जो तुमने अलमारी में रखा है? वह मुझसे कहने लगी, ऑफो रेहान, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूं। मेरी माँ ने तो मुझे इतनी नसीहत दे दी है, इतना डांटा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने कहा, अरे तुम्हें क्यों डांटा उन्होंने? मैं अपनी बात भूल कर सोफिया के पीछे पड़ गया था। बस माँ यही कहती है कि तुमने अपनी मर्जी की शादी कर ली, अब तुम्हें इस शादी को निभाना पड़ेगा। कभी भी अपने पति की बात को मत टालना, हमेशा अपने पति का कहना मानना, कभी भी उससे बेवफाई मत करना। मैंने उससे कहा, सोफिया यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी अच्छी नसीहत दी है, वरना आजकल की माएं तो अपनी बेटियों से कहती है कि उनकी बेटियां दूसरों पर राज करें और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएं। लेकिन तुम में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं दुनिया का खुश नसीब पति हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। तुम तो मेरा बहुत कहना मानती हो। मेरी बात सुनकर सोफिया शर्माने लगी और मैं एक बार फिर से अगली पिछली सारी बातें भूल गया। जो मुझे उससे सवाल करने थे वह मेरे दिमाग से ही निकल गए। मैंने उससे पूछा, अच्छा, तुम अपनी माँ के घर से क्या लेकर आई हो? मुझे याद आया कि उसने एक डब्बा किचन में भी रखा था। वह मुझसे कहने लगी, माँ के घर से मैं अपने लिए कुछ लेकर आई हूं। तुम्हें तो पता है माँ को अपनी बेटियों की कितनी फिक्र होती है, उनका ख्याल रखती है। उन्हें तुम्हारा याद नहीं रहा, लेकिन वह तुम्हारा हाल चाल पूछ रही थी। मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई, लेकिन यह तो बताओ कि तुम अपने लिए क्या लेकर आई हो। वह कहने लगी, अपने लिए क्या लेकर आई हूं? चलो छोड़ो, तुम क्या करोगे जानकर? हर छोटी छोटी बात पर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसीलिए मैं तुमसे जुड़ी हर चीज की खबर रखने की कोशिश करता हूं। तभी सोफिया बोल पड़ी कि इस मोहब्बत नहीं, इस शक कहते हैं। सोफिया के ऐसा कहने पर मेरा दिल टूट गया था और कहने लगी कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, माँ ने चने दिए हैं और कहा है कि यह भून कर रख लो। वह मेरी माँ है ना, उन्हें मेरी फिक्र होती है, इसीलिए यह सब कुछ करती हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कब कहता हूं तुम चने मत खाओ, तुम चना खाओ, बल्कि मैं तुम्हें शहद भी ला कर दूंगा। सोफिया कहने लगे कि हाँ, शहद तो तुम्हें जरूर ला कर देना पड़ेगा, क्योंकि शहद के बगैर तो मेरा काम नहीं चलता। मैंने उससे पूछा, कौन सा काम नहीं चलता? तो वह कहने लगी कि अरे, मेरा मतलब है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए मैं चने और शहद इस्तेमाल करती हूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दे दूंगा, बस तुम खुश रहा करो। वह बोली, हाँ, मैं खुश तो बहुत हूं। और कहने लगी कि तुम उसकी फिक्र मत करो और बस मुझे मेरी चीज वक्त पर लाकर दे दिया करो। सोफिया ने मुझसे ऐसे कहा जैसे मैं उसका कोई नौकर हूं। रात का 1 बज चुका था। हम दोनों ने खाना खाया और फिर उसके बाद हम सो गए थे। अगले दिन मैं ऑफिस गया। मैंने सोचा था सोफिया की जो दोस्त मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन वह आज ऑफिस नहीं आई थी। इससे पहले मैं कोई और काम करता। मेरे ऑफिस में एक बड़ा ऑफिसर है। वह मेरे पास आया और मुझे एक बैग थाम कर बोला, अपनी पत्नी को दे देना। उसने मुझे कल ऑफिस में कॉल की थी और कहा था कि मैं उसके लिए स्पेशली शहद लेकर आ जाऊं। उसने तुमसे शहद लाने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुम अपनी पत्नी की बातें नहीं मानते हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। मुझे सोफिया पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उसने इतने बड़े ऑफिसर को अपने लिए शहद लाने को क्यों कहा, लेकिन मैंने उससे किसी बात पर नाराजगी का इजहार नहीं किया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पत्नी को यह शहद ला कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझसे वादा करो, यह शहद तुम खुद नहीं खोलोगे। उसने अमानत के तौर पर मुझसे यह शहद मंगवाया है। अगर मैं उसकी चीज की हिफाजत नहीं करूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने सोचा कि अब भला पत्नी और पति का क्या पर्दा, मैं इसे खोलकर देख लूंगा। लेकिन फिर ऐसा सोचकर मैं चुप हो गया था, क्योंकि अगर सोफिया को इस बारे में पता चल जाता तो वह नाराज हो जाती। मैं सीधा घर पहुंचा। वह शहद की बोतल मैंने उसे दे दी। सोफिया उसको देखते ही खुश हो गई और कहने लगी कि बस मैं अपने शहद और चनों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी सुकून में कर लूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में तो पहले से ही सुकून नहीं है। वह मेरी इस बात से चीड़ गई और कहने लगी, क्या तुम मेरी हर बात पकड़ लेते हो? मैंने उससे कहा, तुमने मेरे ऑफिस में फोन क्यों किया था? तुम मुझे कह देती, मैं शहद लाकर दे देता। तभी वह मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, माफ कर दो ना प्लीज,
मुझसे रहा नहीं गया। मेरा शहद खाने का बहुत मन कर रहा था। तुम्हें तो पता है कि मैं शहद और चने हर वक्त अपने पास रखती हूँ। मुझे इतनी भूख लगती है। जब मैं थक जाती हूँ, जब तक मैं शहद में चने मिलाकर ना खा लूं, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। मैंने उससे कहा, तुम्हारा ज्यादा ही मन कर रहा था, तो तुम मुझसे भी तो कह सकती थी ना। मैंने कभी तुम्हारी कोई बात तो नहीं टाली है ना। तभी वह मुझसे कहने लगी, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी एक नई फरमाइश और सुन लो। कल तो मेरे लिए जैतून का तेल लेकर आना, उसकी भी मुझे बहुत जरूरत है। मैंने कहा कि अब तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई। सोफिया मुझसे कहने लगी, बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे कोई फरमाइश नहीं करना चाहती। ले आना, हजार जरूरतें होती हैं, काम आ जाता है, बालों में लगा लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। यह कहकर वह बाहर चली गई। मेरी नजर उसके कमरे की अलमारी पर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना आज ये अलमारी देख ही डालूं। सोफिया ने तो हमेशा मुझे अपनी अलमारी के पास तक जाने से मना किया हुआ था, और वह हमेशा बंद भी रहती थी। आज शायद सोफिया से गलती से उसका ताला खुला रह गया था। मैंने फौरन से अलमारी को खोल कर देखा। अंदर नजर पड़ते ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसमें बहुत सारे कीमती जेवर रखे हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जो ज्यादा कीमती नहीं थे। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसी वक्त सोफिया को आवाज लगाई। सोफिया इस वक्त अंदर आई और कहने लगी, क्या बात है, क्या कर रहे हो? मुझे अपनी अलमारी के पास खड़ा हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर हंसते हुए मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, रेहान, क्या देख रहे हो तुम? मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था, इस अलमारी को कभी मत खोलना। लेकिन फिर भी तुमने मेरा राज नहीं रखा। खोल ली ना अलमारी? मैंने कहा, हाँ, राज जानने के लिए ही मैंने अलमारी खोली है। मैं तुम्हारी राज रखने की आदत से बहुत तंग आ गया हूं। वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं जानती थी कि तुम्हें सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तो ये सारी चीजें तुमसे छुपा कर रखी थी कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे आएगा उस दिन तैयार होकर तुम्हें दिखाऊंगी। लेकिन तुम तो ना जाने मुझ पर किस बात का शक करते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत खुले दिल का हूं और खुले दिमाग का हूं, और अब तुम यह मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ते हो। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें पकड़ता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे बारे में मैं इतना लापरवाह नहीं हो सकता। यह मत भूलो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो कहने लगी, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। चलो, अब अपना मूड खराब मत करो। कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आओ बाहर से। मैंने उसको कहा, मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है, मेरी जेब बिल्कुल खाली है, और तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बाहर से लेकर आऊंगा। वो कहने लगी कि तुम पैसों की फिक्र क्यों करते हो। इतना कहकर वह किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। मैंने देखा कि सोफिया ने किचन के कपबोर्ड में से एक डब्बा निकाला। उस डब्बे में बहुत सारे पैसों की गड्डियां रखी हुई थीं। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने उससे पूछा, इतने पैसे तुम कहाँ से लाई हो? वह कहने लगी, क्या मतलब? मैं अमीर माँ बाप की बेटी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत सारी दौलत है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की। बल्कि यह कहकर वह चुप हो गई। मैंने उससे कहा, बल्कि क्या अगर तुम इतनी ही अमीर थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? और तुम्हारे माँ बाप अमीर है, उन्होंने तो कहा था कि उनके पास शादी में खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझ में आखिर ऐसा क्या है? मैं तो गरीब हूं और मामूली सी नौकरी करता हूं। यहां पर मेरे पास एक पासपोर्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। सोफिया कहने लगी, देखो, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, बिना मोहब्बत की शादी नहीं होती। तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मैंने सोफिया से कहा, मुझे तुम पर बहुत यकीन है, लेकिन तुम भी तो बताओ, तुमने आखिर मुझसे शादी क्यों की, जबकि मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं जो तुम्हें मुझ में पसंद आती हो। वह कहने लगी, क्यों नहीं पसंद है? मुझे तुम्हारी शराफत, तुम्हारा सवाल ना करना मुझे बहुत पसंद है। मैंने उससे कहा, हाँ पसंद था, लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुमसे हर चीज का हिसाब मांगूंगा। मैंने तो कभी तुमसे कोई चीज नहीं छुपाई। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा रिश्ता कायम नहीं रह पाएगा। और सोफिया, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। बताओ सोफिया, ऐसा भी क्या है जिसे अगर मैं जानूंगा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा? सोफिया कहने लगी, अच्छा, अब ज्यादा सवाल जवाब करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। कहने लगी कि तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, तुम आराम से सोच सकते हो। फिलहाल तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, और अगर तुम मुझे छोड़ने जाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। बस तुम सोच लेना कि मेरे साथ ऐसी ही रहोगे, या फिर मुझसे तरह तरह के सवाल करके मुझे तंग करते रहोगे। मैंने गुस्से से सोफिया से कहा,
मैं ऐसे ही हमेशा तुमसे सवाल करता रहूंगा। चलो, फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आता हूँ। तुम्हारा भी दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। तुम भी सोच लेना। हम गाड़ी में बैठ गए। वह पहले की तरह ही इस दर्जी की दुकान के लिए अपने घर से पहले ही रुक गई। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने सोफिया का पीछा करना शुरू कर दिया। सोफिया चलते हुए एक और गली में चली गई। वहां पर कोई दर्जी नहीं था, छोटा सा एक बार बना हुआ था। वहां से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मैं सोफिया के पीछे पीछे उस बार के अंदर चला गया। मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे जवान लड़के मौजूद थे और सोफिया जैसी कई लड़कियां वहां डांस कर रही थीं। इतनी ही देर में एक लड़की ने चीखते हुए कहा, चने वाली बुलबुल आ गई है। शायद सोफिया को लोग इसी नाम से जानते थे। तभी सोफिया भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां नाचती हुई आ गई। उसने अपने पेट की टुंडी में चना रखा और डांस करने लगी। यह कोई आम चना नहीं था, बल्कि यह चने की शक्ल में एक तरह का नशा था। वह अपनी टुंडी में लगाकर उससे नशा करती थी। अब मुझे याद आया था कि सोफिया अपने पास चने क्यों रखा करती थी। अक्सर वो अपनी माँ के घर जाती थी, तो तब भी वह यही काम करती थी। माँ के घर जाने की बजाय वह मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आया करती थी। मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ था। उसने सिर्फ एक पासपोर्ट की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस शहर में तो उसको सब जानते थे और उसकी सच्चाई भी जानते थे। ऐसी लड़कियों की कभी शादी नहीं होती। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उससे शादी कर चुका था, जबकि मैं हकीकत के बारे में नहीं जानता था। सोफिया ने मेरे दिल से खेला था। उसको समझाना बेकार था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इसी काम में गुजार दी थी और आगे भी वह यही करती। मेरे समझाने पर भी उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन किसी भी हाल में वह इस काम को नहीं छोड़ती। इसीलिए मैंने उससे बहस नहीं की। मैं उसको नाचता हुआ वहीं पर छोड़ आया और घर जाकर मैंने अपना सामान पैक किया। अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और वापस हिंदुस्तान लौट आया। मेरे साथ सोफिया ने जो किया था, वह मेरा दिल तोड़ने के लिए काफी था। इस दौरान मैंने अपनी माँ और बहन की भी खबर नहीं ली थी। मेरी माँ और बहन बहुत अच्छी थी। शायद इसी बात का फायदा उठाकर मैं उस लड़की के प्यार में खो चुका था। मुझे अब मन लगाकर नौकरी करनी थी। मैंने अपने ही गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा था और मैं अपने घर का इकलौता सहारा था। सऊदी अरब में मेरे साथ जो भी हुआ, मैं वह सब कुछ भूलकर अपनी आने वाली जिंदगी को संवारने में लग गया। सच तो यही है, जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो फिर उसे किसी से उम्मीद नहीं रहती, और मैं भी अंदर से बहुत टूट गया था। धीरे धीरे मेरे दिल से भी सोफिया के लिए मोहब्बत खत्म हो गई थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और सोफिया को भूल चुका हूँ। मैंने अपनी बहन की भी शादी कर दी है। मेरी माँ मुझे कहती रहती हैं कि मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, बल्कि बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।